नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय इतिहास को पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं और आगे की क्लास आपको वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध होती रहेंगी। और भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए भारतीय इतिहास को पढ़ना बेहद आवश्यक है, ज़रूरी है। तो ये वीडियोज़ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं स्रोत, यानी इतिहास को जानने के क्या-क्या स्रोत हो सकते हैं, हम उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है आपका पुरातात्विक स्रोत। ये क्या होते हैं पुरातात्विक स्रोत? यानी ये वे साक्ष्य होते हैं, ये पुराने स्रोत होते हैं जो किसी खुदाई के दौरान या किसी अ, गुफा के अंदर चित्र शैली मिल गई या फिर किसी अवशेषों के आधार पर, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। आगे आपका साहित्यिक स्रोत, यानी ये वो स्रोत है जिसे हम पढ़ सकते हैं, जो प्राचीन काल में लिखा गया था और उसे अभी पढ़ा गया है, उसे हम क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत हम बोलते हैं। आगे आप ध्यान से देखेंगे तो फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के पिता किसको बोला जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, इन्हें बोला जाता है हेरोडोट्स को। किसको? हेरोडोट्स को इतिहास का पिता बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, हिस्टोरिका। कौन सी बुक थी? हिस्टोरिका। ये यूनान भाषा में लिखी गई थी इनकी हिस्टोरिका बुक, और इनको ही क्या है? इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। आगे देखेंगे, हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत जो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक है, और आधुनिक भारत की हम बात करें तो 1707 से 1947 तक है। ये हमारा आधुनिक भारत है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो इसको भी 3 भागों में बाँटा गया है, और आप देख सकते हैं पहला है आपका प्राग्य ऐतिहासिक काल। यहाँ से केवल अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए केवल अवशेषों पर आधारित है प्राग्य ऐतिहासिक काल, और कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त यहाँ से नहीं हुई है। आगे आपका आदि ऐतिहासिक काल, यहाँ से अवशेषों के साथ साथ कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन वो साक्ष्य अभी पढ़े नहीं गए हैं, यानी यहाँ पर ऐसी लिपि का इस्तेमाल किया गया है कि वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले जरूर हैं, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, उन पे क्या लिखा हुआ है। आगे आपका ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साक्ष्यों को पढ़ लिया गया है, इनको पढ़ लिया गया है, समझ लिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल हम इसको बोलते हैं। अगर हम यहाँ प्राग्य ऐतिहासिक काल की बात करें जो केवल अवशेषों पर आधारित है, उसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका पाषाण युग। पाषाण युग का अर्थ है या पत्थरों का युग, या दूसरा है आपका ताम्र युग। ताम्र युग इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्राग्य ऐतिहासिक काल में ही तांबे की खोज हो चुकी थी, तो इसलिए इसको ताम्र युग भी बोला जाता है। आगे आपका पाषाण काल को भी हम, यानी पाषाण युग को भी हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। और पहला है आपका प्रापाषाण काल, अनंत से 8000 ईस्वी पूर्व, यानी इसकी शुरुआत का कोई पता नहीं है कि ये शुरुआत कब से हुआ था, लेकिन 8000 ईस्वी पूर्व तक ये चला। इसे क्या बोला जाता है? पुरापाषाण काल इसको बोला जाता है। अगर मध्यपाषाण काल की बात की जाए तो मध्यपाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक रहा था। इसे हम क्या बोलते हैं? मध्यपाषाण काल इसे हम बोलते हैं। अगर यहाँ नवपाषाण काल की बात की जाए तो नवपाषाण काल आपका 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इसका समय अवधि रही थी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे की बात की जाए तो आगे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे बोला जाता है? तो वो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय पुरातत्व से संबंधित सर्वप्रथम कई कार्य किए थे, तो इनको
अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बोला जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक बोला जाता है। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो 1820 में जर्गेनस थॉमसन प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पाषाण काल, और दूसरा कांस्य युग, और तीसरा है आपका लौह युग। तो आप इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। पहला पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग, और तीसरा आपका लौह युग। इन 3 भागों में विभाजित किया था। आगे देखिए, आगे हम इनका थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं, तो किस काल में क्या क्या हुआ था। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अंतर का आधार, और यहाँ पर पुरापाषाण काल है आपका, और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इनका हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लक्षण, यानी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में जो लोग रहते थे उनके लक्षण क्या थे। तो देखिए, सबसे पहले आखिटक। आखिटक का अर्थ क्या है? आखिटक बोलते हैं शिकारी को, शिकार करने वाला। यानी पुरापाषाण काल में जो लोग थे वो सिर्फ आखिटक थे, शिकार करते थे, शिकारी हम उनको बोल सकते हैं। दूसरा आपका मध्यपाषाण काल में खाद्य संग्राहक हो चुके थे, यानी अब वो भोजन को इकट्ठा करना सीख चुके थे, भोजन को अगले दिन के लिए इकट्ठा करना सीख चुके थे, यहाँ पर भोजन को इकट्ठा करके रखने लगे। आगे आपका नवपाषाण काल की बात की जाए तो यहाँ खाद्य संग्राहक तो थे ही थे और उत्पादक भी बन गए। यानी यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ इन्होंने कृषि का आरंभ किया, क्योंकि यहाँ खाद्य संग्राहक व उत्पादक का मतलब है कि यहाँ इन्होंने कृषि का आरंभ कर दिया था। आगे आपका मुख्य भोजन, इनका मुख्य भोजन क्या हुआ करता था? तो पुरापाषाण काल के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो कंदमूल, फल व बड़े जानवरों का मांस, यानी कंदमूल, फल व बड़े जानवरों का मांस खाया करते थे पुरापाषाण काल के लोग। आगे मध्यपाषाण काल में यहाँ पर जो लोग कंदमूल, फल व छोटे जानवरों का मांस खाने लगे। अब यहाँ बड़े जानवरों को छोड़ करके छोटे जानवरों का मांस खाने लगे थे। आगे नवपाषाण काल में यहाँ फल और भुना हुआ मांस व अनाज। तो यहाँ पर फल के साथ साथ भुना हुआ मांस, यानी यहाँ अब आग की खोज कर ली गई थी। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ आग का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो फल और भुना हुआ मांस और अनाज यानी यानी कृषि की भी इन्होंने शुरुआत कर दी थी। आगे देखिए, जनजीवन कैसा था इनका? तो जनजीवन था खानाबदोश। इसका अर्थ होता है कि इनका कहीं ठौर ठिकाना नहीं था, ये यहाँ से यहाँ भटकते रहते थे और ये पेड़ों के नीचे रहते थे, पेड़ों के नीचे ये रहते थे। आगे देखेंगे, मध्यपाषाण काल में पत्थर या पहाड़ की गुफाओं में निवास करने लगे थे। यानी पुरापाषाण काल की बात करें तो खानाबदोश थे, यानी इधर से उधर भटकते रहते थे। और अगर मध्यपाषाण काल की बात करूं तो यहाँ ये पत्थर और पहाड़ों की जो गुफाएं थी उनमें रहने लगे थे। आगे नवपाषाण काल में समूह व स्थायी जीवन की इन्होंने क्या की? शुरुआत की थी। अब ये समूह बना करके और स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे। आगे इनके औजार कैसे थे ये भी देख लेते हैं। तो पुरापाषाण काल में इनके औजार पत्थर व हड्डी से बने बड़े औजार थे। कैसे थे? बड़े औजार थे। यानी पुरापाषाण काल में इनके जो औजार थे वो पत्थर और हड्डियों से मिलकर बने थे और बड़े औजार थे। अगर मध्यपाषाण काल की मैं बात करता हूँ तो मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ यानी जो औजार थे उनका आकार छोटा हुआ और इनको क्या बोला गया? माइक्रोलिथ बोला गया। तो इनके औजारों का आकार छोटा हुआ, उन्हें माइक्रोलिथ बोला गया। और सूक्ष्म पत्थर के औजार थे। सूक्ष्म मतलब छोटे, और जो पत्थर के औजार थे उनको थोड़ा नुकीला बना दिया गया था जिससे शिकार करने में आसानी हो सके। यहाँ पर जो औजार थे वो बहुत बड़े थे और इतने नुकीले भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर उन पत्थरों के औजारों का आकार छोटा कर दिया गया और साथ ही साथ उनको नुकीला भी कर दिया गया। नवपाषाण काल में स्लेट के पत्थर के औजारों का इस्तेमाल होने लगा। यानी यहाँ पर ये स्लेट के पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने लगे और
पॉलिश किए गए पत्थर के औजार भी इस्तेमाल करने लगे। यहाँ पॉलिश किए गए पत्थरों का भी इस्तेमाल करने लगे थे। आगे देखिए खोज, यहाँ पर खोज क्या क्या हुई थी। अगर मैं बात करता हूँ पुरापाषाण काल की, तो देखिए ध्यान से, आग की खोज की गई लेकिन प्रयोग से अनभिज्ञ थे। आप देख सकते हैं, आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि आग की खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में। तो यहाँ पुरापाषाण काल में आग की खोज की गई थी लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये आग से अनजाने थे, अनभिज्ञ थे, इनको पता ही नहीं था। लेकिन आग की जो खोज है वो कहाँ हुई? पुरापाषाण काल में हो गई थी। आगे मध्यपाषाण काल में आग का व्यवहारिक प्रयोग हुआ था। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ आग की खोज कहाँ हुई? पुरापाषाण काल में। आग का जो इस्तेमाल है, प्रयोग है, वो कहाँ किया गया? वो मध्यपाषाण काल में किया गया। यहाँ देखिए मध्यपाषाण काल में पशुपालन का आरंभ, यहाँ पर पशुपालन का भी आरंभ हो चुका था, यानी यहाँ पर लोग पशुओं को पालने लगे थे। और कुत्ता प्रथम पालतू पशु था, यानी ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मनुष्य का सर्वप्रथम पालतू पशु था तो वो क्या है? कुत्ता, यानी सर्वप्रथम मनुष्य ने कुत्ते को पाला था। आगे देखिए ध्यान से, नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ कृषि व पशुपालन आरंभ कर दिया गया। नवपाषाण काल में एक स्थायी जगह रहने लगे और कृषि करने लगे और साथ ही साथ पशुपालन भी वो करने लगे। और यहाँ पर पहिए का आविष्कार हुआ, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण स्थान। महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो पहला है आपका पुरापाषाण काल में भीमबेटका, और ये प्राचीनतम चित्रकारी यहाँ से मिलती है, यानी भीमबेटका से पुरापाषाण काल की प्राचीनतम चित्रकारी मिलती है। आगे आपका अगर मैं बात करूं मध्यपाषाण काल की, तो मध्यपाषाण काल में इसके जो साक्ष्य हैं, मध्यपाषाण काल के अधिकतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांड और मृत भांड के साक्ष्य ये उत्तर प्रदेश से मिले हैं। आगे देखिए बागौर व आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागौर व आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और ये किस काल से संबंधित हैं? ये मध्यपाषाण काल से संबंधित हैं। आप आगे देखिए नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल में वो बुर्ज होम कश्मीर से गर्तवास साक्ष्य मिले हैं, यानी बुर्ज होम कश्मीर से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तवास का अर्थ है यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। और मेहरगढ़ से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल के। आगे देखेंगे चिरांद से पत्थर व हड्डी के निर्मित औजार मिले हैं। चिरांद से पत्थर व हड्डी के निर्मित औजार मिले हैं, और यहाँ से मृत भांड भी प्राप्त हुआ है। इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। तो आइए एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे ये अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो देखेंगे, तो स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत हैं इतिहास को जानने के। और इतिहास का पिता किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को बोला जाता है। इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिका, और ये यूनान भाषा में थी। यूनान भाषा में इन्होंने ये बुक लिखी थी। और भारतीय इतिहास की हम अगर बात करें तो भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत को, प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यानी प्राग ऐतिहासिक काल केवल अवशेषों पर आधारित है, और आदि ऐतिहासिक काल यहाँ अवशेष के साथ साथ कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उनको अभी समझा नहीं गया है। क्या लिपि लिखी गई है उन पर, उनको पढ़ा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर साक्ष्यों को, ऐतिहासिक काल में साक्ष्यों को पढ़ लिया गया है। अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं: पाषाण युग और ताम्र युग। ताम्र युग इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ तांबे की खोज हुई थी इसी युग में। तो इस पाषाण युग को भी हम 3 भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इन 3 भागों में इनको बांट करके हम पढ़ते हैं। तो इसका जो समय है
वो शुरुआत इसकी कब से हुई पता नहीं, लेकिन ये चला कब तक, ये 8000 ईसा पूर्व तक चला। ये 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक चला और ये 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक चला था। आगे भारतीय पुरातत्व के जनक किसे बोला जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक बोला जाता है। आगे थोड़ा ध्यान रखेंगे, 1820 में जर्गिनेस थॉमसन ने प्रागे ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग, इन 3 भागों में किसने बांटा था, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, जर्गिनेस थॉमसन ने। अब पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का हमने यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया था। इसे और थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जिससे ये याद हो जाए। और यहाँ पर देखिए अंतर का आधार, यानी इन तीनों कालों में क्या क्या अंतर हो सकता है उसको आधार, जैसे लक्षण हो गया, मुख्य भोजन हो गया, इनको आधार बनाकर हमने इनमें अंतर जानने की कोशिश की। और पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों कालों के अंतर हमने जानने की कोशिश की। पहला था इसमें लक्षण, पहला था लक्षण। और पुरापाषाण काल में थे आखेटक यानी शिकारी थे, और मध्य पाषाण काल में खाद्य संग्राहक थे, और नवपाषाण काल में खाद्य संग्राहक व उत्पादक भी हो गए। आप देख सकते हैं पुरापाषाण काल में आखेटक थे, मध्य पाषाण काल में खाद्य संग्राहक और नवपाषाण काल में खाद्य संग्राहक एवं उत्पादक भी हो गए थे। इनका मुख्य भोजन क्या था, तो पुरापाषाण काल में मुख्य भोजन था कंद मूल फल व बड़े जानवरों का मांस खाते थे। और मध्य पाषाण काल में ये कंद मूल फल तो खाते थे, लेकिन यहाँ इन्होंने छोटे जानवरों का मांस खाना शुरू कर दिया था। और नवपाषाण काल में ये फल तो खाते थे और कंद मूल को छोड़ दिया था, और इन्होंने भुना हुआ मांस खाने की शुरुआत कर दी थी। आगे देखिए जनजीवन की बात करें तो पुरापाषाण काल में खानाबदोश यानी इधर से उधर भटकते रहते थे, कोई एक ठौर ठिकाना नहीं था इनका। अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो जो पहाड़ या पहाड़ी गुफाएं होती हैं उनके नीचे रहने लगे थे मध्य पाषाण काल में। और नवपाषाण काल की बात करें तो अब ये स्थायी समूह बना करके रहने लगे थे और इन्होंने अब जीवन की शुरुआत कर दी थी। आगे औजार की बात करें तो पुरापाषाण काल में ये पत्थर और हड्डियों के बड़े औजार रहा करते थे इन पर। और मध्य पाषाण काल की बात करें तो इन्होंने माइक्रोलिथ व सूक्ष्म हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। और माइक्रोलिथ यानी जो औजारों का आकार था वो छोटा हुआ, छोटा होने के साथ साथ औजार नुकीले भी हो गए थे। नवपाषाण काल की बात करें तो स्लेट के पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने लगे थे और पॉलिश किए गए पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल भी ये करने लगे थे। खोज की बात करें तो आग की जो खोज है वो पुरापाषाण काल में हुई, लेकिन आग का इस्तेमाल इन्होंने कहाँ किया, वो किया आपका मध्य पाषाण काल में किया था। और आप यहाँ देख सकते हैं कुत्ता को मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया था। और यहाँ नवपाषाण काल की बात करें तो कृषि व पशुपालन इन्होंने नवपाषाण काल में स्टार्ट कर दिया था। नवपाषाण काल की बात करें तो कृषि व पशुपालन की शुरुआत इन्होंने नवपाषाण काल में कर दी थी। और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण स्थान, अगर मैं पुरापाषाण काल की बात करूं तो भीमबेटका में प्राचीनतम चित्रकारी प्राप्त हुई है, जो किससे संबंधित है, जो पुरापाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल की बात करता हूं तो अधिकतम जो साक्ष्य हैं वो कहां से, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल के। और इसमें चौपानी मांड और मृत भांड के साक्ष्य भी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। और बागौर व आदमगढ़ जिले से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर मैं नवपाषाण काल की बात करता हूं तो बुर्ज होम कश्मीर से, यहाँ से हमें गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं, यानी मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया जाने लगा था। और मेहरगढ़ से कृषि के प्रथम साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। ये किस काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है। आगे की बात करें, चिराग से पत्थर व हड्डी के निर्मित औजार और मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं। ये किस काल से संबंधित, नवपाषाण काल से संबंधित है। तो और इस तरीके से ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।